मित्रों, दुनिया में बहुत से ऐसे विवादित क्षेत्र हैं जहां एक से ज़्यादा देशों के बीच कुछ न कुछ झगड़ा, तनाव, संघर्ष बना ही रहता है। तो आज की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के सबसे ज़्यादा विवादित स्थल इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग विश्व मानचित्र पर उस प्लेस को देख लेते हैं जो दुनिया में बहुत से विवादित स्थानों में एक सबसे ज़्यादा विवादित स्थान है, जो लगातार चर्चा में रहता ही है। और वो एक ही अकेला देश नहीं, बहुत से देशों को समेटे हुए है, बहुत से देशों को समेटे हुए है। और ये संघर्ष केवल उस क्षेत्र तक नहीं बल्कि दुनिया में है, और दुनिया के बहुत से देशों को बड़ी तकलीफ होती है अपनी विदेश नीति तय करने में इन देशों के साथ। तो ऐसे तनावपूर्ण क्षेत्र इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। बस आपको क्लास में बने रहना है, अंत तक बड़े धैर्य से बात को सुनना है, क्योंकि ये दुनिया में जटिल विवादों में से एक है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसका क्या विकल्प निकलेगा, क्या इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाएगी, किसका अस्तित्व बचेगा, क्या जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं उनका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, ये स्थान विश्व युद्धों में तो नहीं परिवर्तित हो जाएगा, इस स्थान को लेकर के दुनिया दो गुटों में तो नहीं बढ़ जाएगी। ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस पूरे डिस्कशन के दौरान लेंगे और आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि अंत में हमारे खुले प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे आप। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस जटिल विवाद को, इस जटिल भू क्षेत्र को अपने विश्व मानचित्र पर देख लेते हैं। तो देखिए, विश्व मानचित्र पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, माने भारत से आपको कहाँ आना होगा, पश्चिम आना होगा, और एशिया की भूमि है। एशिया में इस एरिया को मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया कहते हैं। और इस मिडिल ईस्ट में जो इजराइल भूमि दिख रही है आपको, वो जो इजराइल भूमि है, एक और उसके पूरब में भूमध्य सागर है और एक और वो देखिए मिस्र से घिरा हुआ है, मिस्र है। और आगे आप देखेंगे जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इन देशों से घिरा हुआ है। ठीक, मूलतः इस स्थान पर फिलिस्तीनी रहा करते थे। तो याद रहे, मूलतः इस स्थान पर कौन रहते थे? फिलिस्तीनी रहते थे। और यहां विवाद किन दो देशों के बीच है? इस भूमि पर जो विवाद है वो फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद है। अब अगर देखें तो फिलिस्तीन की मान्यता के लोगों का जो धर्म है, मुख्य धर्म है, वो इस्लाम है। और जो इजराइल राष्ट्रीयता के लोग हैं, उनका जो धर्म है वो यहूदी है। तो यहां तक की बात क्लियर हुई। जिस प्लेस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लेस आप जान गए। इस प्लेस पर कौन से दो देश अपने राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष कर रहे हैं? फिलिस्तीन और इजराइल। इजराइल का मुख्य धर्म यहूदी और फिलिस्तीनियों का जो मुख्य धर्म है वो इस्लाम। और मित्रों, बड़े मजे की बात तो ये है कि इसी भूमि में एक भूमि ऐसी है जो दुनिया के तीन प्रमुख धर्मों की प्रमुख आस्था का केंद्र है। तो काफी जटिल विवाद है, लेकिन ये विवाद कोई 10 साल, 5 साल, 100 साल, 50 साल पुराना नहीं है, बल्कि इस विवाद की जड़ें इतिहास में हैं। तो आइए उस विवाद को बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकें, इसलिए चलते हैं इतिहास में। इतिहास में ये ईस्वी सन से पहले की बात है, सदियों पुरानी बात है। और इस विवाद को जानने के लिए आपको 3 धर्मों की ओरिजिन जाननी पड़ेगी। वो है यहूदी, ईसाई और तीसरा है इस्लाम। तो अगर आप देखेंगे तो जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म जिसको मानने वाले हिब्रू और इजरायली लोग हैं, ये यहूदी धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम एकेश्वरवादी धर्म है। और खास बात है कि कहीं ना कहीं इस्लाम और ईसाई
ये दोनों धर्म भी अपने जो गॉडफादर माने एक अब्राहम को कहीं ना कहीं ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों अपने धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं मान्यता देते हैं। तो अब्राहम से ही यहूदी धर्म की ओरिजिन सबसे प्राचीन, और अगर धर्म के बात करेंगे तो तकरीबन 600 बीसी के आसपास यहूदी धर्म का उदय होता है। और पहली शताब्दी में माने पहली एडी में ईसाई का उदय होता है, और अगर इस्लाम की बात करें तो वो 7वीं शताब्दी में उस धर्म का अस्तित्व आता है। तो देखिए, अगर सबसे प्राचीन है यहूदी धर्म, और कहीं ना कहीं आपस में ये तीनों धर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मूलतः कनेक्ट हैं, और इन तीनों धर्मों का आधार लगभग एक है, अर्थात एकेश्वरवाद। ठीक, ये तीन धर्मों के अपने साइन हैं, क्रिश्चियन है, यहूदी हैं, इस्लाम है। इस्लाम का जो मूल धर्म ग्रंथ है वो है कुरान, ईसाई का जो मूल धर्म ग्रंथ है वो है बाइबिल, और यहूदियों का जो मूल धर्म ग्रंथ है वो है तनख और तालमुद। अगर बात करें तो जो यहूदी हैं उनका जो पूजा स्थल होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनेगाग। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम एकेश्वरवादी धर्म यहूदी, और कहीं न कहीं से इन्हीं से निकले हैं दो धर्म, ईसाई और इस्लाम। विश्व इतिहास में आप देखेंगे तो समय के साथ 4वीं शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, अर्थात ईसाई धर्म को राज संरक्षण मिल जाता है। जब राजा का ही धर्म हो जाए कोई धर्म, तो उसके प्रचार प्रसार काफ़ी तेज होते हैं, तो एक उसको मानने वालों के लिए एक भूमि हो गई, एक एम्पायर हो गया, एक राष्ट्रीयता हो गई। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम शासकों को उमय्यद वंश के शासकों ने एडॉप्ट किया, अर्थात समय के साथ इस्लाम धर्म को भी मानने वाले लोगों का एक साम्राज्य हुआ, और एक उनकी स्वयं की पहचान और राष्ट्रीयता हुई। लेकिन यहूदी धर्म को इस प्रकार से कोई राज संरक्षण नहीं मिला। राज संरक्षण न मिलने की वजह से कोई पृथ्वी पर ऐसी कोई भूमि जिसमें यहूदी राष्ट्रीयता हो, ऐसी कोई भूमि नहीं मिलती है। तो पूरे देश में जहाँ तक संभव था ये छिटके रहे, और मुख्य रूप से ये यूरोप के क्षेत्र में रहे। मुख्यतः इनका जो जमाव रहा वो कहाँ पर? यूरोप के क्षेत्र में। ये जो यहूदी हैं, यहूदी धर्म के मानने वाले लोग हैं, इनकी अपनी कोई राष्ट्रीयता अभी तक नहीं मिली, और यहूदियों पर यूरोप में अत्याचार कोई नई बात नहीं है। हजारों साल से अत्याचार होते रहे। स्पेशली यहूदियों से क्रिश्चियन हेट करते थे, नफरत करते थे। उसके पीछे उनकी मान्यता थी कि उनके जो प्रमुख ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म यहूदी परिवार में ही हुआ था, और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने में, ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने में यहूदियों का भी योगदान था, माने उस षड्यंत्र में यहूदी भी शामिल थे। तो थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं ये जो विवाद है उसमें धर्म भी काफ़ी महत्व रखता है। तो ये कुछ हद तक एक प्रकार से इसकी जड़ें इतिहास में धर्म से शुरू होती हैं। तो यूरोप में इनका जो शोषण चल रहा था, और ईसाई जो एक हेट करते थे, इन सब की वजह से 1800 ईस्वी के आसपास यहूदियों में एक राष्ट्रीयता की भावना जागती है, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई ऐसा देश नहीं है जो उन्हें अपना माने, अर्थात इस पृथ्वी पर यहूदियों के लिए कोई राष्ट्रीयता नहीं है। अर्थात एक राष्ट्र निर्माण की भावना यहूदियों के मन में 18वीं शताब्दी के आसपास आती है। 1881 के आसपास यूरोप से पूरे विश्व की ओर यहूदियों का पलायन शुरू होता है, और उस पलायन में सबसे ज़्यादा यहूदी जब वहाँ से यूरोप से निकले तो आ करके फिलिस्तीन में बसते हैं।
जिस फिलिस्तीन को अभी हम लोगों ने विश्व मानचित्र पर देखा। जो आजकल इजराइल फिलिस्तीन विवाद के नाम से भूभाग जाना जाता है, मूलतः वहां फिलिस्तीनी थे और 1881 के आसपास जो माइग्रेशन यहूदियों का हुआ उसमें सबसे ज़्यादा यहूदी फिलिस्तीन में आकर के बसे। तो उस समय फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कोई विवाद नहीं था और ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था और बड़े मजे से वहां दोनों रहा करते थे। तो कोई इस तरह का विवाद अभी नहीं था कि यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच कोई विवाद हो। उसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि तब न तो इतना जनसंख्या थी, इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, काफी भूभाग खाली रहे होंगे जहां पर वो रहे और बसे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब के जो रिवोल्यूशनरी थे वो लोग ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहे थे। ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण फिलिस्तीन क्षेत्र पर था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य को पराजित करने के लिए अरब रिवोल्यूशनरी और ब्रिटिशर्स के बीच एक गठजोड़ होता है, जहां यह वादा होता है कि अगर अरब रिवोल्यूशनरी ऑटोमन साम्राज्य को पराजित करने में ब्रिटिश शासन का सहयोग करेंगे तो बदले में अरब रिवोल्यूशनरी को पूरा का पूरा फिलिस्तीन दे दिया जाएगा। और ऐसा ही एक वादा ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में रह रहे यहूदियों के साथ किया कि अगर ऑटोमन साम्राज्य को पराजित करने में यहूदी उनका साथ देते हैं तो यहूदियों के लिए एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो यहूदियों को एक राष्ट्र के निर्माण की जद्दोजहद थी, जरूरत थी, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य का शासन का सहयोग करते हैं और अरब रिवोल्यूशनरी एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे, इसलिए एक एकीकृत साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले एक यूरोप में, जर्मनी में उदय होता है हिटलर का। और हिटलर का कारनामा दुनिया जानती है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का मूल कारण हिटलर यहूदियों को मानता था और भारी संख्या में यहूदियों का नरसंहार किया। यूरोप में हिटलर के आ जाने के बाद जर्मनी में बड़े पैमाने पर यहूदियों के नरसंहार के कारण पूरे विश्व में फिर से एक बार यहूदियों का भागना, पलायन, माइग्रेशन शुरू हुआ, जिसमें तमाम जगहों पर फैले, लेकिन सबसे ज्यादा फिलिस्तीन में यहूदियों का आगमन शुरू होता है। तो प्रारंभ में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो आने दिया, लेकिन फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स फिलिस्तीन में यहूदियों के आगमन के विरोधी हो गए और जब ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन में यहूदियों के आगमन का विरोध किया तब फिलिस्तीन में एक अलग, यहूदियों ने एक अलग राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो 1940 के आसपास तक फिलिस्तीन में यहूदियों के एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। 1947 तक आते आते हालात काफी बेकाबू होते गए, यहूदियों का राष्ट्रीय आंदोलन काफी प्रबल होता गया। तो ब्रिटिशर्स के बस का अब यहूदियों को संभालना फिलिस्तीन में नहीं रहा, तो वो यूएनओ में इस प्रस्ताव को लेकर के जाते हैं। 1948 में यूएनओ ने द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया और इस पूरे के पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया। 1948 में यूएनओ के प्रस्ताव से इस क्षेत्र पर दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, इजराइल और फिलिस्तीन। यहूदियों के लिए इजराइल राष्ट्र का निर्माण हुआ और उसके लिए लगभग 55% एरिया इस देश का, इस क्षेत्र का 55% भूभाग इजराइल के नाम से यहूदियों का राष्ट्र बना और लगभग 45% भूभाग फिलिस्तीन देश का निर्माण होता है। और इसी पूरे भूभाग में यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय नगर के रूप में इसे घोषित किया गया और अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल यरूशलेम को रखा गया। तो अब इस 1948 तक क्या हालात होते हैं? 1948 तक यहां पर दो राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं। इजराइल, यहूदियों के लिए एक राष्ट्र बना इजराइल जिसके पास भूभाग ज्यादा थे, और फिलिस्तीन जो पहले से थे उन्हें 45% मिला और इसी भूभाग में एक यरूशलेम भूमि
जो 3 प्रमुख दुनिया के धर्मों के आस्था का केंद्र है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया और उसे अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल रखा गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इंटरनेशनल नगर यरूशलेम है, ये क्यों झगड़े का केंद्र है, ये क्यों संघर्ष का केंद्र है। इसमें ये जो यरूशलेम है, ये 3 धर्म, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इन तीनों धर्मों के लिए क्या है, आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसमें टेम्पल माउंट, ये देखिए यरूशलेम एरिया में टेम्पल माउंट यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और अल अक्सा मस्जिद, ये है अल अक्सा मस्जिद। तो पूरा अल अक्सा मस्जिद परिसर है, उसमें ये 3 चीजें हैं। तो अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म के लिए, पूरे विश्व में इस्लाम धर्म के लिए मक्का और मदीना के बाद ये तीसरा सबसे प्रमुख केंद्र है। और तीसरा ये है सेपुल्कर चर्च, ईसाइयों का प्रमुख चर्च है। और यरूशलेम में ही माना जाता है कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह को फांसी दी गई थी, सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म में मान्यता है कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने उपदेश दिए थे, यहीं पर इन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर ये पुनः प्रकट हुए थे। तो देखिए यरूशलेम 3 धर्मों का आस्था का केंद्र होने की वजह से ये विवाद बना रहता है, इसी कारण यहां पर एक संघर्ष बना रहता है। 1948 में जो यूएनओ का पार्टीशन प्लान आया और द्विराष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया, इजराइल और फिलिस्तीन, इसे इजराइल तो स्वीकार किया, लेकिन इस यूएनओ के पार्टीशन को अरब कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं। माने जो पड़ोसी देश लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र। और 1948 में इन अरब देशों ने इजराइल पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इसे अरब इजराइल वार फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट अरब इजराइल वार 1948 के युद्ध के बाद जो परिणाम आता है, जो यूएनओ का पार्टीशन प्लान था, उसके बहुत से फिलिस्तीनी हिस्से पर नियंत्रण किसका हो गया, इजराइल का हो गया। तो फर्स्ट वार जो जीता वो कौन जीता, इजराइल जीता। और फिलिस्तीन के बहुत से हिस्से पर किसका नियंत्रण हो जाता है, फिलिस्तीन के बहुत से हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण हो जाता है। तथा गाजा पट्टी क्षेत्र पर मिस्र का और वेस्ट बैंक एरिया पर जॉर्डन का कब्जा हो जाता है। तो इस मैप में एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये इजराइल है, पार्टीशन प्लान हुआ तो फिलिस्तीन बना और इजराइल। फर्स्ट वार के बाद बहुत से फिलिस्तीनी हिस्से पर किसका कब्जा हो जाता है, इजराइल का। फर्स्ट वार के बाद 1948 में इजराइल जीतता है और उसके बहुत से फिलिस्तीनी हिस्सों पर भी कब्जा किसका हो जाता है, इजराइल का। और इसी युद्ध में गाजा पट्टी क्षेत्र पर कब्जा किसका हो जाता है, मिस्र का। मिस्र जीत लेता है और जॉर्डन का नियंत्रण हो जाता है वेस्ट बैंक एरिया में। ठीक। और इस युद्ध के कारण चूंकि बहुत से फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायलियों का कब्जा हो गया, तो बहुत से फिलिस्तीनियों को पड़ोसी अरब देशों में शरण लेनी पड़ी। माने एक रिफ्यूजी के तौर पर फिलिस्तीनी अरब कंट्रीज में जाने लगे। गाजा और फिलिस्तीन के जिन क्षेत्रों पर कब्जा इजराइल का हो गया था, वहां पर वो अस्थाई बस्तियां बसाने लगा, अर्थात यहूदियों को अस्थाई तौर पर बसाने लगा। उसके लिए बहुत से उसने प्लान दिए जिससे वहां पर अस्थाई बस्तियां बसे। 1967 में फिर से एक बार पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया और ये 6 दिनों तक युद्ध चला। इसे 6 डे वार कहते हैं, अरब इजराइल 6 डे वार 1967। लेकिन इस बार इजराइल की जीत हुई और इस 6 डे युद्ध की समाप्ति पर इजराइल फिर से विजयी रहा और मात्र 6 दिनों में इन अरब कंट्रीज को हरा करके गाजा पट्टी और ये जो वेस्ट बैंक है इसके पूर्वी क्षेत्र पर इजराइल का कब्जा हो गया। और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है देखिए मैप में दिख रहा है, इस पर भी नियंत्रण किसका हो जाता है, इजराइल का हो जाता है। 1967 में 6 दिनों का जो युद्ध हुआ उसके पहले ही लगभग 1964 के आसपास जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है वहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक संगठन PLO अस्तित्व में आता है।
पीएलओ का पूरा नाम था फिलिस्तीन लीग लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रारंभ में तो ये एक आर्म संगठन था, माने ताकत के दम पर फिलिस्तीन राष्ट्र को स्थापित करने वाला एक संगठन था, इसीलिए इजराइल ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो देखिए, पीएलओ को आतंकवादी संगठन घोषित करना ठीक वैसे ही जैसे जब हम लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो हमारे सूरवीर सेनानी थे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो ये लोग तो हमारे लिए तो सूरवीर थे, क्रांतिकारी थे, हीरो थे, लेकिन अंग्रेजों की नज़र में ये आतंकवादी से कम नहीं थे। तो अंग्रेजों के दृश्य में ये कुछ थे और हमारे दृश्य में हीरो थे हमारे। वैसा ही फिलिस्तीन की दृष्टि से पीएलओ तो क्या है, एक संगठन है जो फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, लेकिन इजराइल की दृष्टि में ये एक आतंकवादी संगठन था। इसी बीच 1973 में फिर से अरब और इजराइल युद्ध होता है, लेकिन 1974 में पहली बार अरब लीग एक बड़ा संगठन, अरब लीग ने और यूएनओ ने पीएलओ को मान्यता दे दी कि पीएलओ फिलिस्तीन का एक प्रतिनिधिक संस्था है। तो पूरे फिलिस्तीन को प्रतिनिधित्व करने वाली पीएलओ को यूएनओ द्वारा मान्यता दे दी जाती है। तो जो इजराइल ने पीएलओ को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था, उसको झटका लगता है और पीएलओ को यूएनओ द्वारा और अरब लीग द्वारा फिलिस्तीन के प्रतिनिधिक के रूप में मान्यता दे दी जाती है। 1973 के युद्ध के बाद 1978 में मिस्र, इजिप्ट, जिसे आजकल इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट और इजराइल के बीच शांति वार्ता होती है और इस शांति वार्ता के परिणाम स्वरूप इजराइल सिनाई प्रायद्वीप जिसको जीत लिया था उसे वापस कर देता है मिस्र को, और मिस्र, इजिप्ट पहला देश बनता है जिसने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया। तो इस शांति समझौते का परिणाम यह होता है कि अमेरिका के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश इजिप्ट। तो ये जो एक इजराइल के विरुद्ध संगठन था उसमें मिस्र ने क्या कर दिया, इजराइल को मान्यता दे दी। इसलिए इसी शांति वार्ता के लिए 1978 में नोबेल शांति पुरस्कार मिस्र के राष्ट्रपति और इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया गया। तो एक इस पीस वार्ता की वजह से काफ़ी इस क्षेत्र में शांति होने की संभावना देखी गई। इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मिस्र मान्यता भी देता है, इसीलिए 1978 का नोबेल का पीस प्राइज दे दिया जाता है। 1978 के बाद से लगातार वेस्ट बैंक एरिया में इजराइल अपनी अस्थाई कॉलोनी बना रहा है, लगातार अस्थाई लोगों को बसा रहा है, चारों तरफ बाउंड्रीज और बहुत से उनके गॉड्स, आर्म गॉड्स डिप्लॉयड हैं, जिससे फिलिस्तीनियों को काफ़ी दिक्कत होती है। और लगातार इस इजराइल के इस हरकत का लगातार फिलिस्तीनी विरोध करते हैं और बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, अरब कम्युनिटी भी इसका विरोध करती है। लगातार जो शक्ति बढ़ रही है इजरायलियों की, तो फिलिस्तीनी इस बात को मानते हैं कि ये उनके क्षेत्र में एक तरह से उपनिवेश बसा रहा है इजराइल। जो गाजा पट्टी या फिलिस्तीन के जो पार्टीशन, यूएनओ के पार्टीशन में फिलिस्तीन के जिस एरिया को जीत लिया इजराइल ने और वहां पर अस्थाई निर्माण, अस्थाई बस्तियां, अस्थाई रूप से लोगों को बसा रहा है, इस बात का लगातार फिलिस्तीन विरोध करता है और वो मानता है कि हमारे क्षेत्र में इजराइल उपनिवेश बना रहा है। लेकिन 1992 आते आते एक बार फिर इस क्षेत्र में शांति की संभावना दिखी, क्योंकि इजराइल ने पहली बार माना कि पीएलओ कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि वो फिलिस्तीन का एक प्रातिनिधिक संगठन है जो केवल अपना देश बनाना चाहते हैं। अर्थात इजराइल पहली बार पीएलओ को मान्यता दे रहा है और मान रहा है कि पीएलओ संगठन वास्तव में फिलिस्तीन का एक राजनीतिक संगठन है जो फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करता है और जो केवल और केवल अपने एक फिलिस्तीन देश का निर्माण करना चाहता है। पीएलओ ने भी इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया। इजराइल और पीएलओ इन दोनों के बीच 1993 में ये शांति वार्ता संपन्न होती है
इसे ओस्लो अकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। तो 1993 आते आते ओस्लो अकॉर्ड, और यहां तक आते आते क्या देखा गया कि इस दुनिया के सबसे विवादित भूक्षेत्र में शांति स्थापित होने की काफी करीब दिख रहे हैं। इसीलिए 1994 में फिलिस्तीन के प्रमुख और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को फिर से यहां क्या देखा जाता है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। तो इस विवादित स्थल में हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरे 2 बार इस भूक्षेत्र में जब जब शांति की स्थापना के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया उनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि यहां पर शांति स्थापित होना कितना महत्वपूर्ण है। 1994 तक जो शांति की संभावना थी, इसी बीच यहूदियों में अर्थात इजरायलियों में एक चरमपंथी गुट का उदय होता है जो अपने प्रधानमंत्री की ही हत्या कर देते हैं, और वो इजराइल द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना स्वीकार नहीं करते हैं, और वो फिलिस्तीन के साथ समझौते के विरोधी थे। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, इजरायली गुट में भी, इजराइल देश में यहूदियों में भी एक चरमपंथी गुट का उदय होता है जो फिलिस्तीन को कतई मान्यता नहीं देता है। इससे पहले ही फिलिस्तीनी गुट में लगभग 1987-88 के आसपास एक चरमपंथी गुट का उदय होता है जो पीएलओ की उदारवादी नीति को स्वीकार नहीं करता। पीएलओ जिसने इजराइल को मान्यता दी थी और इजराइल ने फिलिस्तीन के प्रतिनिधिक संगठन के रूप में मान्यता दी, दोनों एक दूसरे के राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे थे। अर्थात फिलिस्तीन इजराइल को राष्ट्र मानने लगा था और इजराइल फिलिस्तीन को राष्ट्र मानने लगा था। यहां पर पीएलओ के अंदर ही एक आर्म माने सशस्त्र संगठन जो एक चरमपंथी गुट था उसका उदय होता है जिसे हमास के रूप में जाना जाता है। हमास इजराइल को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में है। वो पूरे क्षेत्र में फिलिस्तीन, पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन का मानता है और इजराइल जैसे राष्ट्र को कोई मान्यता नहीं देता है। तो देखा जाए तो शांति वार्ता के करीब पहुंचते हैं दोनों गुट के लोग, लेकिन दोनों गुटों में चरमपंथी अतिवादी गुट का क्या होता है, उदय हो जाता है। उसकी वजह से पहले से तो नफरत थी ही आपस में, लेकिन इन चरमपंथी गुटों की वजह से नफरत फिर से होने लगती है। अर्थात आपस में कोई शांति की संभावना यहां नहीं देखी जाती है। कारण शांति के करीब थे, कुछ वार्ता होती, निर्णय के करीब थे, लेकिन दोनों गुटों में चरमपंथी गुटों का उदय। इजरायली गुट के चरमपंथी लोग फिलिस्तीन को स्वीकार नहीं करते और फिलिस्तीन गुट में हमास ग्रुप किसको नहीं स्वीकार करता, इजराइल को। 2006 में फिलिस्तीन में जो पीएलओ एक जो उदारवादी राष्ट्रवादी संगठन है उसको पराजित करके, उसकी पार्टी का नाम फतह है, उसे पराजित करके हमास गुट अस्तित्व में आ जाता है। माने जो वहां पर इलेक्शन हुए वहां सत्ता किसके हाथ आ गई, हमास गुट के हाथ में। हमास गुट का मतलब एक चरमपंथी संगठन जो इजराइल को पूरी तरह से ताकत के दम पर नेस्तनाबूद करने के पक्ष में है। इस चुनाव परिणाम के बाद हमास गुट सत्ता में आ गया और एक तरह से फिलिस्तीनी गुट में अंतर कलह की शुरुआत हो गई। माने एक तरह से फिलिस्तीन के पास जो भूमि बची थी, जहां राष्ट्र की संभावना थी, वहां 2007 के बाद से एक गृह युद्ध जैसी हमास और पीएलओ के लोग आपस में ही संघर्षरत हो जाते हैं। और हमास और पीएलओ के बीच इस पूरे जो बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, इसको नाम दिया जाता है बैटल ऑफ गाजा। इसे नाम दिया जाता है बैटल ऑफ गाजा। 2007 के बाद इस पूरे संघर्ष बैटल ऑफ गाजा का परिणाम यह हुआ कि इस मैप में गाजा पट्टी पर नियंत्रण किसका हो गया, चरमपंथी फिलिस्तीनियों के चरमपंथी गुट हमास का, और इसके जो वेस्ट बैंक एरिया है वहां पर किसका कब्जा है, नियंत्रण है, किसका राजनीतिक प्रभुत्व है, वो है पीएलओ गुट का। तो फिलिस्तीन एक प्रकार से 2 हिस्सों में बट गया, गाजा और वेस्ट बैंक। गाजा किसके नियंत्रण में है, हमास के नियंत्रण में है, जो एक प्रकार से एक चरमपंथी गुट है, आतंकी संगठन है जो ताकत के दम पर पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में रखना चाहता है। इजराइल जैसे राष्ट्र को समाप्त करने के पक्षधर है, वो इजराइल को मान्यता नहीं देता है। और दूसरा वेस्ट बैंक एरिया किसके नियंत्रण में है, वेस्ट बैंक एरिया
पीएलओ के नियंत्रण में है और पीएलओ फिलिस्तीन का वास्तव में एक अहिंसक राजनीतिक संगठन है और पूरा का पूरा वेस्ट बैंक पीएलओ के नियंत्रण में है और पीएलओ फिलिस्तीन के वास्तविक सरकार के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस विवादित क्षेत्र में जो पूरी कहानी निकल करके आती है वो ये है कि यूएनओ का 1948 में द्विराष्ट्र सिद्धांत, लेकिन आज की कंडीशन में ये देखिए ये सिचुएशन है, जो फिलिस्तीन है वो सिकुड़ करके छोटे छोटे कई हिस्सों में विभक्त हो गया है। मेजर दो हिस्सा है, गाजा और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में पीएलओ अहिंसक वास्तव में एक सिविल गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही है और गाजा क्षेत्र में हमास जो एक प्रकार से आतंकी संगठन है और वो इजराइल को मान्यता नहीं देता है। लगातार संघर्ष इजराइल के साथ इसका बना रहता है। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपने देश की राजधानी मानता है। फिलिस्तीन यरूशलेम के पूर्वी हिस्से को अपने भावी राष्ट्र, जिस फिलिस्तीन राष्ट्र की संकल्पना है जिसके लिए पीएलओ संघर्षरत है, उसकी राजधानी मानता है। तो यरूशलेम में एक विवाद, दोनों का अलग अलग स्टैंड। फिलिस्तीन की लगातार मांग है कि इजराइल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की स्थिति में कायम हो जाए और गाजा और वेस्ट बैंक के जिन एरिया पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, फिलिस्तीन के उस क्षेत्र को स्वतंत्र कर दिया जाए और फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। फिलिस्तीन के समर्थन में अरब लीग, अरब कंट्री हैं और दुनिया इस मुद्दे पर दो अलग अलग गुटों में है, कुछ इजराइल के समर्थन में है और कुछ फिलिस्तीन के समर्थन में है। ऐसे में इस विवादित स्थल का शांतिपूर्ण हल क्या है, इस पूरे प्रकरण को जानने के बाद हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस पूरे प्रकरण का हल क्या हो सकता है, अर्थात इस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए आपके दृश्य में क्या बेहतर विकल्प है। यदि आप इस पूरे प्रकरण को समझ पाए तो एक बार में बात काफी कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है एक बार में बात न समझ में आए तो दोबारा सुन समझ करके अपना कमेंट लास्ट में जरूर दीजिएगा और बाकी निर्णय तो समय की गर्त में है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर हम विश्व मानचित्र से किसी न किसी ऐसे क्षेत्र को निकाल करके ले आएंगे जो हमारे लिए जानकारी भरा हो सकता है। आशा है कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, लेकिन जो खुला प्रश्न है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर